प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मनोज पंड्या, सह आचार्य हिंदी, श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा। आइए आज हम देखेंगे वर्ण विचार। और वर्ण विचार में भी आज हम देखेंगे स्वर। यह जो कंटेंट है, जो विषय है, जो संप्रत्यय है, वह प्रथम वर्ष कला आपकी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी बड़ा उपयोगी है। आप इसे ध्यान से देखिएगा। आइए हम देखें भाषा कहते किसे। मानव द्वारा प्रकट की गई सार्थक ध्वनियों को भाषा कहा जाता है। अर्थात जो भी ध्वनियां जो सार्थक हैं, जिसका कोई अर्थ निकलता है, उसको एक व्यवस्थित रूप देना वह माना जाता है भाषा। और भाषा विज्ञान ये बताता है मनुष्य के द्वारा प्रकट की गई जो ध्वनियां हैं, उनके सब के चिन्ह हमने सेट कर दिए, व्यवस्थित कर दिए। उन चिन्हों को वर्ण कहते हैं। उच्चारण के स्थान पर हम हिंदी में देखें तो कुल 45 वर्ण मानते हैं, जिसमें 11 स्वर हैं, 35 व्यंजन हैं, और लेखन के आधार पर 52 वर्ण माने जाते हैं। वो अलग अलग, उसमें 13 स्वर, 35 व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन, इसकी अलग अलग गणना अलग अलग ढंग से होती है। आइए हम क्रमशः देखते जाएं। पहले हम देखें वर्ण है क्या। वर्ण भाषा की लघुतम इकाई है, और उस भाषा में भी सबसे लघुतम इकाई मानी जाती है ध्वनि। ध्वनि को लिखित रूप में वर्ण द्वारा प्रकट किया जाता है। वर्ण शब्दों का प्रयोग ध्वनि और ध्वनि चिन्ह के साथ के लिए किया जाता है। इस प्रकार वर्ण भाषा के मौखिक और लिखित दोनों रूप में प्रतीक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। इन्हें अक्षर भी कहा जाता है। हम सामान्य बोलचाल में अक्षर कहते हैं। वास्तव में अक्षर है क्या? अक्षर वह छोटी से छोटी ध्वनि है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। बोलचाल में हम वर्णों को अक्षर भी कहते हैं, लेकिन मूल सूक्ष्मतः दोनों में अंतर है। अक्षर अपने आप में वह ध्वनि जिसके और टुकड़े संभव नहीं है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो स्वर हैं, स्वर में भी जो मूल स्वर हैं, उन्हें ही हम अक्षर कहते हैं। देवनागरी लिपि के अनुसार वर्णमाला को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जाता है, स्वर और व्यंजन। आप लोग बचपन से पढ़ते हैं, उसके अंदर आपने वर्णमाला में 2 टुकड़े देखे होंगे, 2 भाग देखे होंगे, स्वर के और व्यंजन के। स्वर के जो आपने रूप देखे हैं वो इस प्रकार से हैं: अ, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, जिसे हम बोलचाल में छोटी ई, बड़ी ई और छोटा उ, बड़ा उ कहते हैं। री, ए, आई, ओ और औ। और अनुस्वार के रूप में हम जिसे प्रयोग करते हैं अम, और विसर्ग के रूप में प्रयोग करते हैं वह अह। हम देखें कि स्वर होते क्या हैं वास्तव में। स्वर को हम देखें तो हम पाते हैं कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास या वायु बिना किसी रुकावट के मुख से निकलती है, उसे हम स्वर कहते हैं। इस दृष्टि से आप थोड़ा संक्षेप में पढ़ सकते हैं कि री जो है उसको हम स्वर के अंदर मानते हैं, उसको स्वर माना गया है। हालांकि उच्चारण की दृष्टि से जो री का उच्चारण हम री के रूप में करते हैं। पारंपरिक वर्णमाला जो होती है हमारी, उसमें अ से लेकर अह तक के स्वर को गिना जाता है, लेकिन उच्चारण की दृष्टि से अम और अह वह अनुस्वार और विसर्ग माने जाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि मूलतः स्वर देखें तो 11 ही होते हैं। इन स्वरों के भेद को हम देखें तो इसके भेद में सबसे पहला यह माना जाता है मूल स्वर और संयुक्त स्वर। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है, या जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय हवा बिना किसी रुकावट के निकलती है, वो हम मान चुके हैं वो स्वर है। जैसे अ, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, ए, आई, ओ और औ। यहाँ आप देखेंगे यहाँ मैंने री और औ को ब्रैकेट में रखा है। यह री जो है वो संस्कृत के स्वर हैं, जिसकी गणना तो हिंदी में होती है। इसके सहित 11 स्वर माने जाते हैं। और दूसरे कोष्ठक में मैंने लिखा ओ। इसका उच्चारण अंग्रेजी के प्रभाव स्वरूप हमारे सामने आता है। जैसे आप देखते हैं डॉक्टर, कॉलेज, नॉलेज। ये ध्वनि आ और ओ के बीच की ध्वनि है, इसीलिए बहुत से लोग
डॉक्टर कहते हैं वो गलत है, डॉक्टर कहते हैं वह भी गलत है। आ और ओ के मध्य की जो ध्वनि है ओ, इस री और ओ ये दोनों ग्रहित स्वर भी माने जाते हैं। जो री संस्कृत से हमने ग्रहित किया है और ओ वह अंग्रेजी से। ओ को हम हिंदी वर्णमाला में स्वर में इसकी गणना नहीं करते। इस प्रकार हम देखते हैं मानक रूप से हिंदी में स्वरों की संख्या 11 ही मानते हैं। एक बार फिर नोट कर लें आप। अ, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। इस प्रकार कुल 11 स्वर ही हिंदी वर्णमाला में मानक रूप से स्वर माने जाते हैं। अनुस्वार अम और विसर्ग अह। इस अनुस्वार और विसर्ग दोनों को अयोगवाह भी कहते हैं। इन दोनों का अलग नाम अयोगवाह भी है। आइए हम देखते हैं स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों के वर्गीकरण में सबसे पहला प्रकार होता है कि उसके उच्चारण में लगने वाला समय, जिसे मात्रा कहते हैं। मात्रा का तात्पर्य जब भी स्वर उच्चारित होता है उसमें कितना समय लग रहा है, उसके आधार पर हम स्वर के 3 प्रकार हम पाते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लूत स्वर। दैनिक जीवन में हम ह्रस्व और दीर्घ स्वरों का प्रयोग ज्यादा हम करते हैं, प्लूत स्वरों का प्रयोग बहुत कम होता है। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय या जिसे हम कहते हैं 1 इकाई लगती है उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला के स्वरों में अ, ह्रस्व ई और ह्रस्व उ और संस्कृत से ग्रहित री, यह आपके ह्रस्व स्वर माने जाते हैं। और इनके उच्चारण में दुगुना समय जब लगने लगता है या एकाधिक मूल स्वरों से बनने वाले जो स्वर हैं उन्हें हम दीर्घ स्वर भी कहते हैं। जैसे आपके आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ और औ। इन्हें संयुक्त स्वर इसलिए भी कहते हैं क्योंकि जैसे आ है वो 2 अ से मिलकर बना है, दीर्घ ई 2 ह्रस्व ई से मिलकर बनी है, उ 2 ह्रस्व उ से मिलकर बना है। और तीसरा भेद होता है प्लूत स्वर। प्लूत स्वर का तात्पर्य है जिन स्वरों के उच्चारण में 3 गुना समय लगता है। यह रोजमर्रा दैनिक जीवन में इसका प्रयोग कम होता है, लेकिन संस्कृत में और काव्यों में इसका प्रयोग हमें दिखाई देता है। हम रोजमर्रा के जीवन जैसे कहते हैं सुनो, ओम, यहाँ जो स्वर है आपका मूल इकाई से 3 गुनी उसमें प्राणवायु उसमें निस्तृत होती है, इसलिए हम प्लूत स्वर भी कहते हैं। इस प्रकार देखते हैं कि यहाँ ऐ और औ ये संयुक्त हैं जिन्हें संध्यक्षर भी कहा जाता है। जैसे ऐ है वो अ और ई से मिलकर बना है, औ है वो अ और उ से मिलकर बना है। इस कारण उच्चारण में भी कभी कभी दोष होता है, वो हम बाद में देखेंगे। स्वरों के होठ की आवृत्ति के आधार पर भी स्वरों के 2 भेद होते हैं: अवृत्ताकार, अवृत्ताकार। वृत्ताकार का तात्पर्य जिन स्वरों के उच्चारण में होठ गोल हो जाते हैं उन्हें वृत्ताकार कहते हैं। जैसे ह्रस्व उ, दीर्घ उ, ओ और औ, ये आपके वृत्ताकार स्वर हैं। और जिन स्वरों के उच्चारण में होठ गोल नहीं होते हैं उन्हें हम अवृत्ताकार कहते हैं। अ, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ए और ऐ। एक और भेद होता है स्वरों का, वह होता है उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर 2 प्रकार के वर्ण स्वर होते हैं। एक होते हैं निरनुनासिक, एक होते हैं अनुनासिक, या दूसरा नाम इसे सानुनासिक भी कहते हैं। इसका मूल शब्द है नासिक। इसका तात्पर्य है जिन स्वरों के उच्चारण में नासिका का प्रयोग होता है, नासिका का जोड़ होता है, नाक के सहारे बोले जाते हैं, वे सानुनासिक या अनुनासिक माने जाते हैं। और जिन स्वरों के उच्चारण में नाक का प्रयोग नहीं होता है उन्हें हम निरनुनासिक कहते हैं। जैसे आप देखिए, एक शब्द मैंने यहाँ लिखा है आपके टेक्स्ट में, एक है सवार, और उसी सवार में स के अंदर जो अस्वर है उसको आप नाक से बोलेंगे तो हो जाएगा संवार। यदि निरनुनासिक में स में नाक नहीं लगा हुआ है तो वो हो गया सवार। जैसे घोड़े पर सवार होना, वह शब्द आपका सवार। उसी स में अ को नाक से बोलेंगे तो हो जाएगा संवार। जैसे दुल्हन शादी के लिए संवरती है या दुल्हा शादी के लिए संवरता है। इस प्रकार निरनुनासिक और सानुनासिक, जिसे हम बोलचाल की भाषा में हम चंद्रबिंदी भी कहते हैं।
जो अनुनासिक जो स्वर हैं उसका जब प्रयोग होगा तब हम अनुनासिक या चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं। अनुनासिक और अनुस्वार का बहुत बड़ा संशय विद्यार्थियों में रहता है, जिसे हम बोलचाल में बिंदी और चंद्र बिंदी कहते हैं। तो संक्षेप रूप से आपको जान लेना चाहिए, अनुनासिक है वह स्वर है, अनुनासिक स्वर है, और अनुस्वार जो है वह व्यंजन है। इस प्रकार जैसे दो शब्द आपके सामने प्रयोग और मैं कर रहा हूं, जैसे हंस, ये अनुस्वार है, और अनुनासिक के साथ आपका हंस, हंस अनुस्वार वाला है वो पक्षी हो गया, और अनुनासिक नासिक के साथ लगने वाला जो है आपका हंसना, या जिसे कहते हैं लाफ। इस प्रकार आप देखते हैं स्वरों को हम मुख्यतः 3 रूपों में हमने बांटा है। एक स्वर आपके माने जाते हैं मात्रा के आधार पर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। एक और भेद होता है स्वरों के उच्चारण में होठ की आवृत्ति, होठ की आकृति के आधार पर वृत्ताकार और अवृत्ताकार। और एक और भेद होता है नासिका के प्रयोग के साथ, उसमें निरनुनासिक और सानुनासिक, या सानुनासिक को अनुनासिक भी हम कहते हैं। धन्यवाद।